हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर मॉक टेस्ट का सेट नंबर 66 जो कि बीपीएससी 72 यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पहला क्वेश्चन क्या है? एकीकृत तटीय और समुद्री नियोजन के लिए दूसरे चरण में मरीन स्पेशियल प्लानिंग, यहाँ पे स्पेशल नहीं है, मरीन स्पेशियल प्लानिंग शॉर्ट में इसे बोलते हैं एमएसपी और हिंदी में इसे बोलते हैं समुद्री स्थानिक योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूंगा। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। एकीकृत तटीय और समुद्री नियोजन के लिए दूसरे चरण में मरीन स्पेशियल प्लानिंग समुद्री स्थानिक योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उड़ीसा। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। उड़ीसा सरकार ने हाल ही में एकीकृत तटीय और समुद्री नियोजन के लिए राज्य में एक मरीन स्पेशियल यहाँ पे प्लान शुरू करने हेतु केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च यानी एनसीसीआर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये भी पूछ सकता है कि हाल ही में उड़ीसा सरकार ने एकीकृत तटीय और समुद्री नियोजन के लिए राज्य में एक मरीन स्पेशल नहीं है, मरीन स्पेशियल प्लानिंग हिंदी में क्या बोलेंगे, समुद्री स्थानिक योजना शुरू करने हेतु किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो किसके साथ? नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च एनसीसीआर के साथ। भारत में 2019 से ही सतत महासागर नियोजन का कार्य चल रहा है, जिसमें भारत और नॉर्वे के बीच सहयोग शामिल है। और जो एमएसपी का आपका पहला फेज था, मरीन स्पेशियल प्लानिंग समुद्री स्थानिक योजना का जो पहला फेज था, इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों पुडुचेरी और लक्षद्वीप में शुरू किया गया था। और दूसरे चरण में उड़ीसा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने एमएसपी मरीन स्पेशियल प्लानिंग शुरू किया है। तो राज्य कौन सा है? पहला उड़ीसा है और दूसरे चरण में बना है। और पहले चरण में 2 केंद्र शासित प्रदेश थे जहां पे एमएसपी शुरू किया गया था, पुडुचेरी और लक्षद्वीप। एमएसपी सतत और एकीकृत महासागर प्रबंधन का एक साधन है जिसका उद्देश्य ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना और जलवायु अनुकूलन क्षमता को सुदृढ़ करना है। तो एमएसपी समुद्री स्थानिक योजना का उद्देश्य क्या है? तो एमएसपी आपका सतत और एकीकृत महासागर प्रबंधन का एक साधन है, टूल है, जिसका उद्देश्य ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना और जलवायु अनुकूलन क्षमता को सुदृढ़ करना है। यह ऊर्जा, बंदरगाहों, उद्योगों की स्थापना, पर्यावरण, मत्स्य पालन, जलीय कृषि और पर्यटन जैसी आर्थिक गतिविधियों में समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग में सहायता करता है और तदनुसार नीतियां बनाने में भी मदद करता है। तो ये सब आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये इकोनॉमी का 2 टर्म है। एक है आपका क्राउडिंग इन इफेक्ट और दूसरा आपका है क्राउडिंग आउट इफेक्ट। ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो क्राउडिंग इन तब होता है जब सरकार का ज़्यादा खर्च निजी क्षेत्र के निवेश में बढ़ोतरी का कारण बनता है। क्राउडिंग इन इफेक्ट जब सरकार का ज़्यादा खर्च निजी क्षेत्र के निवेश में बढ़ोतरी का कारण बनता है। क्राउडिंग इन का असर इसलिए होता है क्योंकि सरकार के ज़्यादा खर्च से आर्थिक विकास बढ़ता है, इसका पॉजिटिव पॉइंट है। और इस वजह से कंपनियां निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होती है क्योंकि अब उनके पास निवेश के ज़्यादा फायदेमंद अवसर उपलब्ध होते हैं। और क्राउडिंग आउट जो इफेक्ट है क्या है? क्राउडिंग आउट प्रभाव का मतलब यह है कि सरकार द्वारा बढ़ाया गया खर्च जिसके लिए सरकार को यानी उसे ज़्यादा पैसे उधार लेने पड़ते हैं, जो कि निजी खर्च को कम कर देता है। जब सरकारें उधार लेती है तो वे अर्थव्यवस्था में मौजूद
उन सभी लोगों से मुकाबला करती है जो उपलब्ध सीमित बचत राशि में से उधार लेना चाहता है। और इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, तो ब्याज दरें बढ़ जाती है, सब याद रखना, पूछ सकता है। ब्याज दरें बढ़ जाती है जिससे निजी क्षेत्र के लिए उधार लेना महंगा हो जाता है और निजी निवेश में गिरावट आती है। इसे क्राउडिंग आउट प्रभाव के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा पॉजिटिव है, तो क्राउडिंग इन इफेक्ट आपका पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि इसमें निजी निवेश क्या होता है, बढ़ता है। और जो क्राउडिंग आउट इफेक्ट है, इसमें निजी निवेश में गिरावट आती है, इंटरेस्ट रेट जो ब्याज दर वो बढ़ जाती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पंचायत उन्नति सूचकांक PAI 2.0 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला क्या है आपका, इसे नीति आयोग द्वारा विकसित किया गया है, गलत है। इसे पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है, यहाँ ना कि नीति आयोग होगा, यहाँ पे आपका पंचायती राज मंत्रालय। दूसरा क्या है, यह एक बहुआयामी सूचकांक है जिसका उपयोग 9 व्यापक विषयों के अंतर्गत सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए किया जाता है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है, 24 अप्रैल 2026 को वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 रिपोर्ट जारी की गई। तो डेट तो आपका सही है, ये वित्त वर्ष गलत है। जो आपका पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 रिपोर्ट जारी किया गया है, ये फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए किया गया है। ये आपका 2023-24 के लिए किया गया है, ना कि 2025-26 के लिए। तो आपका तीसरा भी गलत है। तो आपसे पूछ रही कौन सा सही है, तो पहला तो गलत हो गया, तीसरा भी गलत हो गया, केवल दूसरा आपका सही है। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1/2। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 जारी किया है, जिसमें सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप 9 विषयों यानी 9 थीम पे 9 विषयों पर उनके प्रदर्शन और प्रगति के आधार पर 2,59,867 ग्रामीण स्थानीय निकायों का मूल्यांकन किया गया है। हालांकि ये डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग में होना चाहिए। इसमें पश्चिम बंगाल को छोड़कर देश की सभी ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। तो किसे छोड़कर, पश्चिम बंगाल को छोड़कर, ये पूछ सकता है एग्जाम में। और जो आपका पंचायती उन्नति सूचकांक है, यह एक बहुआयामी सूचकांक है जिसका उपयोग 9 व्यापक विषयों के अंतर्गत सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए किया जाता है, जो कि आपका स्टेटमेंट 2 में था। इस वर्ष पंचायतों का मूल्यांकन 2023-24 के वित्तीय वर्ष के दौरान 9 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सतत विकास लक्ष्य से जुड़े 150 संकेतकों पर उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जा रहा है, जिनमें गरीबी मुक्त और बेहतर आजीविका से लेकर महिलाओं के अनुकूल पंचायतें तक शामिल है। ये आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, बीपीएससी या कोई भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, किसी भी एग्जाम में। यहाँ पे 9 थीम दिया हुआ है आपका, थीम 1, थीम 2, थीम 3, थीम 4, थीम 5, थीम 6, थीम 7, थीम 8 और थीम 9। ठीक है, तो पीडीएफ मैंने ऑलरेडी डाल दिया टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर्स न्यूज़ पे, आप वहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं। और जो आपका पंचायत उन्नति सूचकांक आया है, इसमें आपका 5 श्रेणी रखा गया है, 5 कैटेगरी है इसमें। एक आपका अचीवर का मतलब क्या हुआ, इसको डिवाइड किया गया 0 से 100 के बीच में। तो अगर किसी ग्राम पंचायत का 90 से 100 के बीच में स्कोर है, तो आपका किस में आएगा, अचीवर में आएगा। फ्रंट रनर अगर 75 से 90 के बीच में है तो फ्रंट रनर। परफॉर्मर के लिए स्कोर कितना है, 60 से 75 के बीच में। एस्पिरेंट के लिए 40 से 60 के बीच में। और बिगिनर के लिए जिनका 40 से कम है। तो 5 कैटेगरी में रखा गया है, ये आपको याद रखना है। कौन कौन सा है भी याद रखना है। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कोई भी अचीवर कैटेगरी में पंचायत नहीं है। नो पंचायत कुड मेक इट टू द अचीवर्स कैटेगरी। फ्रंट रनर में कितने हैं, तो 3635 पंचायत, 3635 पंचायत आपका फ्रंट रनर कैटेगरी में है। बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस फ्रंट रनर याद कर लो। और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि अचीवर कैटेगरी में कोई भी पंचायत नहीं है। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सबसे ज़्यादा त्रिपुरा में जो पंचायत है फ्रंट रनर कैटेगरी में है, कितने हैं, तो 943। अकेले त्रिपुरा में कितने हैं, 943। तो टॉप पे कौन है, तो टॉप पे आपका हो गया त्रिपुरा हो गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में
उत्तर प्रदेश में 51 ग्राम पंचायत आपके फ्रंट रनर कैटेगरी में है। राजस्थान में 8 है और बिहार में 2 है। तो ये बीपीएससी पूछ सकता है। बिहार में 2 है और पंजाब में 1 है। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की बढ़ती सेमीकंडक्टर महत्वाकांक्षाओं को एक बड़ा बढ़ावा देते हुए देश की पहली उन्नत 3D चिप पैकेजिंग इकाई की आधारशिला किस शहर में रखी गई है? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। देश की पहली उन्नत 3D चिप पैकेजिंग इकाई की आधारशिला किस शहर में रखी गई? तो भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में कहाँ? तो इन्फो वैली भुवनेश्वर। और अगर स्टेट पूछते तो ओडिशा। इस प्रोजेक्ट को अमेरिका स्थित कंपनी 3D ग्लास सॉल्यूशन इंक अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली भारतीय सहायक कंपनी, ये नाम पूछ सकता है। हेट्रोजेनियस इंटीग्रेशन पैकेजिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के जरिए लागू कर रही है। तो ये नाम आपको याद रखना है, कंपनी का नाम। इसे इंटेल और अन्य कंपनियों से फंड मिल रहा है। इंटेल के सीईओ ली बुदान इस समारोह में वर्चुअली शामिल हुए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रेमिटेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है? ये भारत के लिए विदेशी मुद्रा के स्रोत है क्योंकि ये देश के व्यापार घाटे के कुछ हिस्से की भरपाई करने में मदद करते हैं। ये बिल्कुल सही है। अब दूसरा क्या है? यूएई, सऊदी अरब जो गल्फ कंट्री है, कुवैत, कतर, ओमान और बहरीन जैसे खाड़ी देशों से आने वाले रेमिटेंस का प्रवाह 2016-17 की तुलना में 2023-24 में बढ़ गया था। ये गलत है, बढ़ा नहीं था, घट गया है। ये आपका घट गया है। तो पूछ क्या रहा है कि कौन सा सही है? तो केवल पहला सही है। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार भारत को 2014, अच्छा ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ है? तो हाल ही में आरबीआई का आंकड़ा आया हुआ था। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार भारत को 2024-25 में 132 बिलियन यूएसडी भारत को 2024-25 में 132 बिलियन यूएसडी की रेमिटेंस मिली, जबकि 2025-26 की पहली 3 तिमाहियों में यह आंकड़ा 108 बिलियन डॉलर रहा। आखिरी तिमाही के आंकड़े, जिसका आखिरी महीना युद्ध की शुरुआत के साथ मेल खाता है, जून के अंत तक जारी किए जाएंगे। रेमिटेंस भारत के लिए विदेशी मुद्रा का एक प्रमुख स्रोत है क्योंकि ये देश के व्यापार घाटे के कुछ हिस्से की भरपाई करने में मदद करते हैं। यह व्यापार घाटा वैश्विक ऊर्जा कीमतों में भारी वृद्धि और रुपये के तेजी से अवमूल्यन के कारण दबाव में है। इसलिए आपका पहला स्टेटमेंट तो सही है। अब दूसरे पे आते हैं, दूसरा गलत क्यों है? आरबीआई के रेमिटेंस पर किए गए ताज़ा सर्वे के नतीजों के मुताबिक खाड़ी देशों यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ओमान और बहरीन से आने वाला पैसा 2016-17 के 47% से घटकर 2023-24 में कुल रकम का 38% रह गया है। तो ये आपका घटा है। वहीं अमेरिका और यूके जैसे विकसित देशों से भारत भेजे जाने वाले पैसे में बढ़ोतरी हुई है। इसलिए आपका जो दूसरा स्टेटमेंट था क्या था? वो गलत था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कंवर वन्यजीव अभयारण्य हाल ही में 2 जल विद्युत परियोजनाओं के विरुद्ध दायर एक याचिका के कारण चर्चा में रहा। यह अभयारण्य कहाँ स्थित है, किस राज्य में? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रिपोर्ट मूविंग टुवर्ड्स इफेक्टिव सिटी गवर्नमेंट किस संगठन द्वारा जारी की गई थी? तो ये आपका नीति आयोग ने इसे जारी किया है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। मूविंग टुवर्ड्स इफेक्टिव सिटी गवर्नमेंट किस संगठन द्वारा जारी की गई थी? तो नीति आयोग के द्वारा। अभी से थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने 25 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली स्थित भारत पर्यावास केंद्र में नीति आयोग द्वारा तैयार प्रभावी शहरी शासन की ओर बढ़ते हुए 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए एक रूपरेखा, ये फुल रिपोर्ट का नाम है, रिपोर्ट जारी किया। तो किसने जारी किया? तो मनोहर लाल खट्टर जी ने जारी किया। यह रिपोर्ट क्षेत्रीय सुधारों के साथ साथ संस्थागत आधार को सुदृढ़ करने के महत्व पर जोर देती है और भारत के 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को प्रमुख आर्थिक केंद्र के रूप में प्राथमिकता देती है, जो राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अच्छा, इस रिपोर्ट की जो रिपोर्ट आया हुआ है, इसमें सिफारिश क्या क्या है? रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें में शामिल है।
एक निश्चित कार्यकाल वाले प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित मेयर की व्यवस्था के जरिए शहरी नेतृत्व को मजबूत बनाना। पहला पॉइंट, जिसे एक सशक्त मेयर इन काउंसिल प्रणाली का समर्थन प्राप्त हो ताकि निर्णय लेने की प्रक्रिया में निरंतरता, स्पष्टता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। दूसरा जो आपका सिफारिश है, समन्वय और जवाबदेही को बेहतर बनाने के लिए जल आपूर्ति, स्वच्छता और सार्वजनिक परिवहन जैसी प्रमुख सेवाओं को शहरी सरकारों के अधिकार क्षेत्र में लाने की सिफारिश की गई है। तीसरा जो आपका सिफारिश है, नगरपालिका वित्त को सुदृढ़ करने के लिए स्वयं के स्रोतों से प्राप्त राजस्व को बढ़ाने, सशक्त राज्य वित्त आयोगों के माध्यम से अधिक पूर्वानुमेय और समयबद्ध वित्तीय हस्तांतरण सुनिश्चित करने तथा नगरपालिका बॉन्ड जैसे बाजार आधारित वित्त पोषण तंत्रों तक पहुंच सक्षम बनाने की सिफारिश की गई है। और जो चौथा आपका है, सेवा वितरण में शामिल कई अर्ध सरकारी एजेंसियों को शहरी सरकार के अधीन लाकर संस्थागत पुनर्गठन करने की सिफारिश की गई है, जिसमें भूमिकाओं का स्पष्ट निर्धारण और अधिक सुदृढ़ समन्वय ढांचा सुनिश्चित किया जाए। तो सिफारिश है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रिक्स की 2026 की अध्यक्षता के तहत भारत की पहली सांस्कृतिक कार्य समूह कल्चर वर्किंग ग्रुप बैठक का विषय क्या है? तो जो ब्रिक्स 2026 कहाँ होने वाला है? तो आपका इंडिया में होने वाला है। और थीम क्या है इसका? जो भी आपका मीटिंग होगा उसी थीम के अंदर होगा। तो ये थीम है आपका बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत ने होस्ट किया पहला ब्रिक्स कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग कब से कब तक हुआ? आजकल डेट भी पूछ रहा है। तो 29 से 30 अप्रैल 2026 कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में हुआ। इसके अलावा थीम क्या था? तो बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। और भारत इस बार 2026 में चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। कितनी बार? तो 2026 में चौथी बार कर रहा है। इससे पहले 3 बार भारत कर चुका है। कौन से ईयर में? तो 2012, 2016 और 2021। ये पूछ सकता है एग्जाम में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2026 पारित किया है और उत्तराखंड के बाद यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है? तो गुजरात ने। बिल का नाम क्या है? तो बिल का नाम आपका है यूनिफॉर्म सिविल कोड ही है, ठीक है। और इससे पहले उत्तराखंड ने किया था कौन से ईयर में? 2024 में, फरवरी 2024 में। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गुजरात। हालांकि इस बिल में ये जो बिल आपका है गुजरात में, ये जो आपका कोड है ये किस पे अप्लाई नहीं होगा? तो मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब एंड सर्टेन ग्रुप, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का पहला एआई सक्षम शहरी बाढ़ प्रबंधन प्रकोष्ठ, शॉर्ट में इसे बोलते हैं यूएफएमसी, और इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? अर्बन फ्लड मैनेजमेंट सेल। भारत का पहला एआई सक्षम अर्बन फ्लड मैनेजमेंट सेल यूएफएमसी किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका में भारत की स्थिति क्या है? तो भारत आपका दूसरे स्थान पे रहा है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, भारत ने टोटल मेडल कितने जीते हैं? तो भारत ने 16 पदक जीते हैं टोटल, जिसमें पुरुषों ने 6 जीते, ठीक है। पुरुषों ने 6 जीते, जिसमें से एक आपका गोल्ड था 6 में। और महिलाओं ने कितने जीते? तो महिलाओं ने जीते 10। महिलाओं ने टोटल 10 मेडल जीते, जिसमें 4 आपका गोल्ड था। तो टोटल कितना हो गया? 16 हो गया। तो भारत ने टोटल 16 मेडल जीते, जिसमें 5 आपका गोल्ड रहा, 3 आपका सिल्वर रहा और 8 आपका कांस्य रहा। तो 5 स्वर्ण में 1 तो गोल्ड जीता है पुरुषों ने, बाकी 4 महिलाओं ने जीता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और भारत कौन से स्थान पे रहा? भारत दूसरे स्थान पे रहा। पहले स्थान पे कौन रहा? कजाकिस्तान रहा। अच्छा, हुआ कहाँ पे था? तो मंगोलिया के उलान बटार में। ये भी याद रखना है, ठीक है। भारत ने टोटल 16 मेडल जीते, जिसमें 5 गोल्ड, 3 सिल्वर और 8 कांस्य पदक। जिसमें से जो 5 गोल्ड है तो एक तो पुरुष ने जीता, उनका नाम क्या है? विश्वनाथ सुरेश ने। और बाकी 4 जो है वो महिलाओं ने जीता। भारतीय महिला मुक्केबाजों ने
ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए कुल 10 पदक जीते, जिनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल है और पुरुषों ने 6 जीते थे, जिसमें 1 गोल्ड शामिल था। भारत पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। उसके पास 5 गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक थे, जो कजाकिस्तान से 1 कम थे। कजाकिस्तान ने 6 गोल्ड मेडल जीते और पहले स्थान पर रहा, लेकिन कुल मिलाकर सबसे अधिक भारत ने ही पदक जीते। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर्स न्यू को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।